this article a part of scientific writing skill? And here again I have another picture for you. And a good thing also, this paper which has been published in a Scopus Index journal has been co-authored by Payal Jain also along with me. Recently published one. These are two different things I have put forward for you to think about. Both talking about nutrition. One published in a newspaper, another in a very high quality research journal. Do you think the writing skills should be the same, whether we have to write it for a journal or whether we have to write the same thing in a newspaper? Now, here also my answer would be no. आपको ये समझना होगा कि जब न्यूज़पेपर में हम लिखते हैं तो बहुत सिंप्लीफाई करके, ताकि आम लोग जो 10वीं पास हो, 5वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, साइंस ना पढ़े हुए हो, उनको भी समझ में आए। जबकि जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आर्टिकल देख रहे हैं वो हाईली टेक्निकल होता है, उसमें साइंटिफिक टर्म्स होती हैं और वो वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हायर लेवल पे पढ़ा होता है। सो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए दैट साइंटिफिक राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस राइटिंग। ये जो आपने न्यूज़पेपर वाला एग्जाम्पल देखा ना पिछली स्लाइड के अंदर, ये क्या थी? दिस वॉज साइंस राइटिंग, यानी कि साइंस के एक बड़े कंसेप्ट को सिंप्लीफाई किया, आम भाषा में लाए, हर किसी के समझने वाली भाषा में लाए। जिस तरह की भाषा में अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ उस तरह की सिंप्लीफाइड भाषा में चीजें आई और उन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया गया, इन्फोग्राफिक्स यूज करके, पिक्चर्स यूज करके, कि आम जनता को समझ आ सके। एंड कहाँ पब्लिश हुआ? या तो किसी मैगजीन में पब्लिश होता है या न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज साइंस राइटिंग। अब आप न्यूट्रिशन के अगर स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको साइंस राइटिंग भी आनी चाहिए। वो ज़्यादा आसान भी है, हालांकि उसको भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट अभी हम साइंस राइटिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक राइटिंग। उस तरह के आर्टिकल्स लिखना विच आर पब्लिश्ड in scientific journals or which form documents like thesis, dissertation, grants proposal, research proposal, scientific textbooks, etc. तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि साइंटिफिक राइटिंग जो होती है वो साइंस राइटिंग से डिफरेंट होती है। और यहाँ हम साइंस राइटिंग की बात नहीं करने जा रहे हैं। व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज साइंटिफिक राइटिंग, जिसकी ऑडियंस हाईली प्रोफेशनल होती है, उस सब्जेक्ट में जिसका वो जर्नल है या जिसके लिए वो लिखी जा रही है उसमें वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज इज यूज्ड, टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड, माइन्यूट डिटेल्स आर गिवन एंड इट फॉलोज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसकी मैं आगे चलकर बात करूंगी। जबकि साइंस राइटिंग में स्टोरी टेलिंग जैसी सिंपल राइटिंग होती है फॉर अ जनरल ऑडियंस विद अ सिंपल लैंग्वेज। So I hope these things are clear to you. We are learning about scientific writing. And then, what exactly is scientific writing? It is something that I told you will be published based upon your research and new idea in a scientific journal or any such scientific document. But scientific writing rests on three pillars. 3 pillars पर scientific writing rest करती है, and these are what? These are thought. Number 1, सबसे पहली चीज, if you are into scientific writing, if you want to write a scientific document, you should have an original idea that has not already been published. कोई ओरिजिनल काम होना चाहिए, कोई ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। ओरिजिनलिटी इज द की टू इट, जहां आप नॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं। So first thing, you should have an original thought to share. उसके बिना there is no scientific writing.
जबकि साइंस राइटिंग में किसी और की गई रिसर्च को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं, वहाँ ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ ओरिजिनलिटी होनी बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, scientific writing goes by a definite structure. मैं कहती हूँ ना कि साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स किसी के अंदर भी हम इनकलकेट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी के अंदर भी इनकलकेट कर सकते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है कि उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। हमें पता होता है पहले हमें इतना लंबा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद हमें पता होता है कि हमें 5 पैराग्राफ का मेथड्स लिखना है। सो वी हैव अ स्ट्रक्चर, और क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होती है, इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू लर्न टू राइट। सो इट गोज बाय अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स पुटिंग राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस। वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अभी पिछली स्लाइड पे आपका ध्यान गया हो तो मैंने कहा था यहाँ पे लिखा हुआ है इमरैड फॉर्मेट, जिसकी मैं बाद में बात करूंगी। व्हाट इज इमरैड फॉर्मेट? वो भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है जो मैं आपको समझाऊंगी, जो साइंटिफिक राइटिंग में यूज होता है। एंड नाउ द थर्ड थिंग व्हिच इज स्टाइल। एंड यहाँ स्टाइल का मतलब क्या है? using the right words and using correct grammar. तो आप जिस भी भाषा में साइंटिफिक राइटिंग करना चाहते हैं, there is nobody forcing you that scientific writing has to be done only in English. आपको जिस भी भाषा में अपना वैज्ञानिक लेखन करना है, आप उसमें कर सकते हैं। हिंदी में भी जर्नल्स होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के भी साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं। आप अपनी डिसर्टेशन या थीसिस भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी परमिट करती है तो साइंटिफिक राइटिंग में आप जिस भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, यू शुड बी थरो विद द ग्रामर। एक तो ग्रामेटिकली आपको करेक्ट होना चाहिए, और एक यूजिंग द मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स। लंबे लंबे कहानी जैसे सेंटेंसेस की जरूरत नहीं होती है। अगर एक बात 3 शब्दों में कही जा सकती है, तो साइंटिफिक राइटिंग जब हम करते हैं तो हम 3 ही शब्द यूज करेंगे, उसे लंबा करके 15 शब्द का सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जैसे कि सपोज आई वांट टू राइट दैट मेरी स्टडी 50% लोगों को अनीमिया था। सो नाउ द सेंटेंस दैट आई कैन फॉर्म इज we observed in our study that 50% women suffered from anemia. ये हो गए करीब 15 शब्द, लेकिन ये गलत है। Simply I could have written the prevalence of anemia was 50%. ये हो गए 6 शब्द। So shorter the better. हम brevity में believe करते हैं in scientific writing, and this is what is style. तो इसको हमें प्रैक्टिस से मास्टर करना होता है by pruning out all the extra words from the sentences. So 3 बातें ये आपको जिंदगी भर याद रखनी है अगर आपको वैज्ञानिक लेखन करना है। What? That when you are writing, you should have original thought, it should follow a structure, and it should have style, that is right grammar and minimum possible words. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो साइंटिफिक राइटिंग की मैंने आपको बताई। Now let us see, as I said, what is IMRAD. तीसरी बार IMRAD का नाम ले रही हूँ, बहुत बहुत important होता है। Now the main body of most of the scientific documents, primarily those which are based upon primary research, they follow a particular structure. अभी मैंने बात करी थी ना, thought, structure, style. So scientific documents में ज्यादातर में जो मेन बॉडी होती है डॉक्यूमेंट की, जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है, वो फॉलो करता है IMRAD structure. So let us have a look at what does this IMRAD structure means. So टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, एफिलिएशंस लिखने के बाद जो मेन बॉडी होती है वो IMRAD स्ट्रक्चर होती है, एंड दिस इज व्हाट इट मींस। दैट मीन्स आपके साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी जाएंगी वो होंगी इंट्रोडक्शन, इन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, नॉट ऑल, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इसके अलावा भी और चीजें होंगी, बट मेन
की जो वो बनी होगी इंट्रोडक्शन की, मेथड की, रिजल्ट्स की, डिस्कशन की। अब आज ये हो सकता था या तो मैं आपसे पूरी बात इमराद की करती, अगर मैं इमराद की बात करूंगी कि किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना होता है, किस तरह से मेथड लिखना होता है, तो व्हाट हैपेंस इज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। रिसर्च पेपर का इमराद स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि रिसर्च पेपर छोटा होता है। थीसिस का इमराद स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि थीसिस थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कुछ और चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह से ये टाइम टेकिंग हो सकता था। तो टुडे व्हाट आई विल ब्रीफली टेल यू इज अबाउट ऑल द साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके काम के हो सकते हैं, और बहुत शॉर्ट में मेंशन करूंगी कि उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी इमराद के लिए फिर कभी आपके साथ ज्वाइन करूंगी ताकि आपको और सिखा सकूं, बिकॉज दिस साइंटिफिक राइटिंग कोर्स हियर इन बनस्ली वी आर टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर करिकुलम, और ये 6 मंथ्स का पेपर होता है, 6 मंथ्स हम पढ़ाते हैं। तो उसे 1 घंटे में समराइज अगर मैं कर रही हूँ तो मैं कुछ पार्ट्स छोड़ने पड़ रहे हैं, which I'll take up if you give me some other opportunity. Now, इन जनरल किसी भी तरह का साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम इमराद स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे, सो इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी हम लिखेंगे उसमें कई बार जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन इज ऑफ अबाउट 3 पैराग्राफ्स। जब डिसर्टेशन लिखते हैं तो इट गोज अबाउट फॉर 2 to 3 पेजेस, और थीसिस के अंदर इट गोज अबाउट 4 to 7 पेजेस। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू, व्हाट एग्जैक्टली डू वी राइट इन इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन पढ़ के किसी भी रीडर को ये मालूम चलना चाहिए दैट व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी, what made you start. तो वो सारा justification, rationale of your study, the background of your study, and of course the objectives of your study, they become the part of the introduction. फिर किसी भी scientific document में generally methods भी लिखे जाते हैं. So what are we telling to our readers when we are writing the method section? उसे पढ़ के किसी भी reader को ये समझ आना चाहिए that what did we do during this study? हमने ये डेटा कलेक्शन कैसे किया, डेटा एनालिसिस कैसे किया, रिजल्ट्स डिराइव कैसे किए, एस्टिमेशंस कैसे किए, ये सारी चीजें हम मेथड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। डॉक्यूमेंट की साइज के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा करना पड़ सकता है। Then comes the next part. किस पार्ट की अब मैं बात कर रही हूँ इमराद स्ट्रक्चर में? I'm talking about results. Results you all know, जिनके लिए हमने ये स्टडी की है। So result क्या आया, observations क्या थी, वो सारी चीजें result section में लिखी जाती हैं। So what exactly did we find? ये लिखने के लिए result section होता है, and then comes discussion. डिस्कशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और डिस्कशन में हम अपने रीडर को ये बताते हैं व्हाट डू आवर रिजल्ट्स मीन। तो रिजल्ट्स तो आ गए रिजल्ट सेक्शन में, जैसे हमने बता दिया 50% प्रेवलेंस था एनीमिया का, ये क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। डिस्कशन में कौन सी बात आएगी? डिस्कशन में हम अपने रीडर को ये बताएंगे ये जो 50% है ये नॉर्मल से ज्यादा प्रेवलेंस है, नॉर्मल से कम प्रेवलेंस है, नॉर्मल प्रेवलेंस है, दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में क्या प्रेवलेंस है, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें लिखी जाती है डिस्कशन। यूजिंग अदर सोर्सेज, अदर स्टडीज, उन सबका सामंजस्य बिठाते हुए हम डिस्कशन लिखते हैं। So this is how the IMRAD structure is in a scientific document. अब जल्दी से बताती हूँ कि आप जब साइंटिफिक राइटिंग करने लगेंगे तो आपको बहुत जगह पे साइंटिफिक राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, जैसे कि राइटिंग फॉर अ जर्नल। तो जब आप जर्नल के लिए कुछ लिखते हैं तो जनरली आप लिखेंगे रिसर्च पेपर्स या रिव्यू पेपर्स या रिसर्च नोट्स। रिसर्च नोट इज एक्चुअली अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ रिसर्च पेपर। आप सबके लिए साइंटिफिक राइटिंग को सीखना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आपकी डिग्री अगर आप मास्टर्स करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वो पूरी ही नहीं हो पाएगी
अगर आपको डिसर्टेशन सबमिट करना नहीं आएगा या आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना नहीं आएगा, क्योंकि डिसर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम, पार्टिकुलरली इन न्यूट्रिशन और फील्ड्स में भी होता है। तो जब आप डिसर्टेशन करते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, उसके बाद डिसर्टेशन रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको थीसिस लिखना पड़ता है, उसमें भी आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है। ये सब क्या डॉक्यूमेंट्स है? दीज आर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स दैट इन्वॉल्व साइंटिफिक राइटिंग। उसके बाद जब हम रिसर्च करते हैं उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत पैसा लगता है, तो वो हम कहाँ से लाएं? टीचर्स तो वैसे भी गरीब होते हैं ना। सो वहाँ हमें ग्रांट्स प्रपोजल लिखने पड़ते हैं। इस ऐसी एजेंसीज को कंटैक्ट करना पड़ता है जो हमें रिसर्च करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे। वो भी साइंटिफिक राइटिंग है, वो बहुत ज़रूरी है कन्विंसिंग तरीके से लिखना कि ग्रांट्स एजेंसी कन्विंस हो और हमें फंड्स दे। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, देन साइंटिफिक बुक्स लिखने के लिए आपको ये स्किल चाहिए होती है। और अभी आप सबसे पहले जो शुरू करेंगे साइंटिफिक राइटिंग प्रॉब्ली बाय पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे, फिर फुल पेपर सबमिट करेंगे, फिर या तो आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशन के लिए इनविटेशन मिलेगा। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। So let us first look at the first form, which is very important, writing for a journal. तो अभी आपको ये भी समझ आना चाहिए what exactly is a journal, how is it different from a magazine or a newspaper. तो बहुत सारे जर्नल्स होते हैं हमारी अपनी फील्ड में। न्यूट्रिशन में भी अगर आप देखेंगे तो 20-30 हज़ार जर्नल्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो अवेलेबल होते हैं। और ये एक पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट होता है जो मे बी 1 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार छपता है। और द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग अ जर्नल इज to propagate scientific information to the scientific community. अगर हम कोई नई रिसर्च करते हैं तो हम भोंपू लेके सड़कों पे तो नहीं घूम सकते ना कि देखो हमने नई रिसर्च करी, उसमें ये रिजल्ट आया। हम कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी को बताएं? व्हाट्सएप के मैसेजेस तो फेक होते हैं, लोग उन पे बिलीव ही नहीं करते, उससे नहीं बता सकते हैं। उसके लिए जो बिल्कुल सही माध्यम होता है वो होता है गेटिंग योर रिसर्च पब्लिश्ड इन अ साइंटिफिक जर्नल। तो इस आर्ट को मैं चाहूंगी आप सभी इवेंचुअली मास्टर करें कि आपको जर्नल के लिए रिसर्च पेपर्स लिखना आ जाए। इससे आपकी इम्पोर्टेंस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत बढ़ती है। लोग आपको वैल्यू करते हैं, लोग आपको क्रेडिट देते हैं एज अ गुड रिसर्चर, एज अ गुड साइंटिस्ट। तो सिर्फ लैब में काम कर लेने से आप एक अच्छे साइंटिस्ट का नहीं माने जाते हो जब तक वो रिसर्च के रिजल्ट्स आप शेयर नहीं करते हो थ्रू पब्लिशिंग इट इन गुड जर्नल्स, तब तक आपके काम की कोई वैलिडिटी है ही नहीं। सो आप सबने लाइब्रेरी देखी होगी। लाइब्रेरी के अंदर जर्नल्स का एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहाँ पे नए जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सामने रखे जाते हैं, अंदर पुराने वॉल्यूम्स को बाइंड करके रखा जाता है। सो गो एंड सर्च इन योर लाइब्रेरी न्यूट्रिशन के या आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्या क्या जर्नल्स आपकी लाइब्रेरी में आ रहे हैं। आजकल ई जर्नल्स भी होते हैं, तो आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स पे पबमेड पे जाकर अच्छे जर्नल्स के नाम ढूंढ सकते हैं। दिस इज वन वेरी गुड जर्नल जो न्यूट्रिशन में यूज होता है विद द हाई इम्पैक्ट फैक्टर, विच इज द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। बहुत सारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल होता है बिकॉज इट इज वेरी पॉपुलर। देखिए ये आपके लाइब्रेरी में है या नहीं है, अदरवाइज इसके पुराने आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़िए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़े। What is the update in clinical nutrition सब आपको पता चलेगा if you read the articles। अभी समझने में दिक्कत होगी, आप छोटे हैं बहुत, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगे। जर्नल्स में कई तरह के आर्टिकल्स हम लोग लिख सकते हैं, लाइक द ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स, रिव्यू आर्टिकल्स, केस स्टडीज। एंड जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है 10-15 साल का तो हम एडिटोरियल्स भी जर्नल्स में लिख सकते हैं। So this is how the original article looks like। और सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है किसी भी जर्नल में या जिस वजह से लोग जर्नल को पढ़ते हैं
दैट इज बिकॉज ऑफ ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल। जहाँ पे आपने जो रिसर्च करी है वो करीब आप 10-12 पेज के आर्टिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट करते हैं, और जब आप जर्नल को वो आर्टिकल पब्लिश होने भेजते हैं तो उसे रिव्यू किया जाता है, कई एक्सपर्ट्स उसे रिव्यू करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद वो उसे पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज what you have to master or what you have to learn is writing in the IMRAD format, क्योंकि ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं वो IMRAD फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। सो इनिशियली देयर इज टाइटल, एफिलिएशंस, एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। शॉर्ट रिपोर्ट्स और लेटर्स लिखे जा सकते हैं जहाँ पे आप इंटरेस्टिंग आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास रिसर्च पेपर को लिखने जितना मैटर नहीं है तो। सो दीज आर स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस दैट कैन बी पब्लिश्ड इन अ जर्नल। रिव्यू आर्टिकल्स सेकेंडरी रिसर्च पर बेस्ड होते हैं, जबकि रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो प्राइमरी रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। सो विद इन द जर्नल आप न सिर्फ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा सकते हैं, you can also get your review articles published। दो तरह के रिव्यूज होते हैं, एक होता है नैरेटिव रिव्यू और एक होता है सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें से जो सिस्टमैटिक रिव्यू होता है वो भी IMRAD फॉर्मेट को ही फॉलो करता है। But the difference between a research paper and review paper is that research paper will be based on primary research, जबकि रिव्यू पेपर विल बी बेस्ड अपॉन सेकेंडरी रिसर्च। केस स्टडीज आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आजकल भी कोविड-19 की केस स्टडीज बहुत छप रही हैं, तो एक लोग पे इन डिटेल या 6 लोगों पे एक बहुत इन डिटेल अगर आपने कोई नया सिम्टम देखा, कोई नया वेरिएंट देखा, वो भी हम लिख सकते हैं, और कैसे उस केस को हमने हैंडल किया, कैसे मैनेजमेंट किया, ये सब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, एडिटोरियल जो होता है वो हाईली एक्सपर्ट लोग लिखते हैं। एकदम जब हम नए राइटर बनते हैं ना, तब हम एडिटोरियल नहीं लिख सकते हैं। सो अगर किसी दिन आप किसी जर्नल के एडिटोरियल को लिख रहे हैं तो मुझे जरूर याद करिएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर बोल रही हूँ। सो व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट इन साइंटिफिक राइटिंग, when many of your research papers or review papers get published in high quality journals, then some of the journals contact you to submit an editorial for their journal based on the research papers they are publishing in that particular volume. So हमेशा जर्नल के एडिटर्स ही एडिटोरियल नहीं लिखते हैं, एक्सपर्ट्स भी एडिटोरियल्स लिखते हैं। एंड यही टारगेट आपका होना है कि आपको एक दिन सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते उस लेवल पे पहुंचना है कि एक जर्नल आपको खुद ईमेल डाले और कहे प्लीज ये इस जर्नल के हमारे आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश हो रहे हैं, आप हमें एडिटोरियल लिखकर भेजिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, ये जरूर होगा। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। एंड वन डे आई वाज जस्ट लाइक यू। तो सबके साथ हो सकता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट ग्रोथ के साथ साथ। सो अगर आप एडिटोरियल लिखने के लेवल तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बहुत क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ा देगा। एंड हियर वन थिंग जो मैंने अभी आपको मेंशन नहीं करी, सिर्फ ऐसे बोला कि ये प्राइमरी रिसर्च पर बेस्ड होता है, ये सेकेंडरी रिसर्च पे। सो थोड़ा सा रिसर्च की भी आपको आइडिया होनी चाहिए। रिसर्च इज फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू, जो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो नॉलेज का पता लगाना, उसे वैलिडेट करना। प्राइमरी रिसर्च जो मैंने टर्म यूज किया, किस कंटेक्स्ट में किया, याद करो, मैंने कहा था दैट ओरिजिनल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स आर बेस्ड अपॉन प्राइमरी रिसर्च।
प्राइमरी रिसर्च जो हमने खुद करी है, लैब में करी है, चाहे फील्ड में करी है, हमने अपना डेटा गैदर किया है, वो डेटा हमारा अपना है, हमने लोगों से मिल मिलकर या हमने लैब में एनालाइज करके वो सारा डेटा गैदर किया है, उसको एनालाइज किया है, उससे रिजल्ट निकाले हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइमरी रिसर्च। एंड मैंने आपको ये बताया दैट रिव्यू पेपर्स आर बेस्ड अपॉन secondary research. यहाँ पे what we are doing now, review writing is also a highly specialized form of writing. उसके लिए भी थोड़ा experience चाहिए होता है, but review लिखते समय हम दूसरों के जो research articles होते हैं जो already published हैं उनको पढ़ते हैं और फिर उनको कंपाइल करते हैं एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, बिल्कुल साइंटिफिक एक्यूमेंट के साथ में करते हैं ये काम, और उससे जो आर्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं रिव्यू पेपर। सो यहाँ पे दूसरों के किए गए रिसर्च के बेसिस पे, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे, उस कंपाइलेशन से जो आर्टिकल तैयार होता है, तो वहाँ पे प्राइमरी रिसर्च हमने नहीं करी है, वहाँ ऑलरेडी डन रिसर्च को काम में लिया है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट सेकेंडरी रिसर्च। और अब आपके ज्यादा काम की बात, थोड़ा जल्दी चलूंगी, टाइम कम है। आपको जो करना होगा सबसे पहले वो होगा रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाना सीखना। ये आपका सबसे पहला शायद साइंटिफिक राइटिंग सीरियस एंडेवर होगा। छोटा मोटा जो आप फाइल का भी काम करते हैं वो भी साइंटिफिक राइटिंग ही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके। सो जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसका फॉर्मेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के हिसाब से होता है, पर जनरली उसके अंदर हम सबसे पहले तो हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा उसकी सिग्निफिकेंस या रैशनल लिखते हैं। और ओवर द डॉक्यूमेंट हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस न्यू रिसर्च विल एड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये रिसर्च प्रपोजल या ये रिसर्च सिनॉप्सिस इतना स्ट्रांगली रिटन होना चाहिए अंडर द हेड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर दैट एनीबॉडी, जनरली योर प्रोफेसर्स विल इवैल्यूएट इट और रीड इट, तो उनको कन्विंस करना चाहिए कि व्हाट यू आर प्रपोजिंग इन द रिसर्च इज very very urgently needed and it should be taken up, और ऐसा काम पहले नहीं हुआ है। इस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो जस्टिफिकेशन दे सके what you are doing is original, is new and it needs to be done. But as I told you, scientific writing जो है वो एक फॉर्मेट में चलती है, एक स्ट्रक्चर में चलती है। So this is the kind of structure as you see here that we usually follow while making a research proposal. रिसर्च प्रपोजल जब हम बना लेते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसकी बेसिस पर हम अपनी रिसर्च कैरी आउट करते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, और जब हमारे पास रिसर्च के रिजल्ट्स आ जाते हैं तब हमारा काम बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, बेटर इलस्ट्रेशन से, बेटर डायग्राम से, कि जब आप मोर और लेस इस फॉर्मेट के अंदर अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन शुड टेल यू कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको लिटरेचर रिव्यूज में लिखना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे हम दूसरी रिसर्चेस की सहायता से वाई और हाउ को आंसर करना शुरू करेंगे, कंट्रोवर्सीज, कॉन्ट्राडिक्शंस को हाईलाइट करेंगे, प्रपोज्ड मेथड्स कैसे करेंगे वो बताएंगे, हमारा डेटा कैसे होगा वो बताएंगे, इस रिसर्च की लिमिटेशंस क्या है वो बताएंगे, और हम किस तरह से इस रिसर्च से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो भी हम अपने रिसर्च प्रपोजल में बताते हैं। सो रिसर्च प्रपोजल के भी एक निश्चित स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, कुछ इस तरह के उसमें पार्ट्स होंगे, और जब आप ये पार्ट्स लिखेंगे तो इस तरह से आपको चीजें प्रेजेंट करनी होंगी, लिखनी होंगी कि रीडर को ये सारे आंसर्स मिल सके। इट शुड बी एविडेंस बेस्ड, और जब ये एविडेंस बेस्ड होता है दैट मीन्स आपको रेफरेंसेस भी लिखने होंगे कि आपने कौन कौन से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लिया है,
उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस से आता है लाइक वैंकूवर स्टाइल, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल। अभी ये सारे शब्द आपको ग्रीक एंड लैटिन लगेंगे बिकॉज बहुत नए होंगे आप लोग साइंटिफिक राइटिंग के लिए, but I'm sure your teachers will teach you in the class how to arrange the references in one particular style, चाहे वो Vancouver style हो या APA style हो. These days, free softwares are also available to arrange your references. तो आपको वो भी आपकी क्लासेस में सिखाए जा सकते हैं. So all that we do in scientific writing has to be evidence based, has to be duly referenced. ऐसे नहीं इधर उधर से चोरी करी और चिपका दिया बिना किसी को क्रेडिट दिए, वो हो जाता है plagiarism. Plagiarism is a technical word for literary चोरी. वो हमें कभी भी नहीं करनी है क्योंकि इवेंचुअली ये चोरी सबमिशन के बाद में पकड़ी जाती है. So things have while writing also, आपने जहाँ से जो मटेरियल लिया है उसे आपको वो से कोट करना पड़ता है, उसके डिटेल्स लिखने पड़ते हैं अपने साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थीसिस और डिसर्टेशन, जब आप रिसर्च कर लेते हैं राइटिंग फॉर अ डिग्री, तो पीएचडी डिग्री के लिए इंडिया के अंदर थीसिस सबमिट होती है और मास्टर्स में डिसर्टेशन. अमेरिका में इसका उल्टा टर्म यूज होता है. So they do a thesis in masters and dissertation in PhD. उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये अंतर होता है कि थीसिस ज्यादा डिटेल्ड होता है, ज्यादा इन डेप्थ होता है अगर वो PhD डिग्री के लिए किया जा रहा है, और जो रिसर्च वर्क मास्टर्स डिग्री के लिए किया जाता है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है. बाकी राइटिंग जो है मोर और लेस दोनों डॉक्यूमेंट्स में इनरैड स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है. क्या बताया था मैंने इनरैड स्ट्रक्चर? रिकॉल करिए. इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. सो थीसिस का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ये स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है, हर यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स होते हैं. आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप थीसिस लिखेंगे और वो किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क चाहे लैब वर्क हो या वो फील्ड वर्क पर बेस्ड होगा, it has to be in the IMRAD format. वहाँ आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, मेथड्स लिखना पड़ेगा, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखने पड़ेंगे. उसके पहले भी कुछ चीजें होंगी जैसे टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, एंड उसके बाद में भी कुछ चीजें होंगी जैसे कि बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी मतलब अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. रेफरेंसेस कब यूज करते हैं, बिब्लियोग्राफी कब यूज करते हैं, उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए, तो अभी उस डिफरेंस को मैं स्किप करती हूँ. एंड अपेंडाइसिस विल बी यूज्ड. अगेन बहुत मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को करना तो शुरू कर दें. दैट इफ यू कम अक्रॉस एनी कॉन्फ्रेंस अनाउंसमेंट एंड इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इवन अ स्मॉल रिसर्च वर्क third year as a group work, you should try and present it. ये आपका पहला step होगा towards scientific writing and scientific presentation, and that will develop confidence in you. And I'm sure your teachers are going to help you in this. And it would be good your own college or university organizes one and you all get an opportunity to present. So what happens is when there is an announcement, in the announcement they ask you to submit an abstract of your research work which is published in their abstract book, and this is how an abstract may look like. They will also tell you that कितने words का abstract होना चाहिए, आपको abstract के अंदर क्या include करना है, क्या writing style या format होना चाहिए. So what is an abstract? Abstract is basically a very short essence of your research work जो निश्चित शब्दों के अंदर लिखा जाता है, बट उतने कम शब्दों में भी आप अपनी पूरी रिसर्च का स्कोप, पर्पस, रिजल्ट सब कुछ बता पाते हैं. That is actually an abstract. बिल्कुल एक छोटा सा निचोड़ बना दिया पूरी थीसिस का, वो एसेंस जब बनता है तो वो होता है abstract. So abstract is not written before conducting a research. It can only be written when you have done your research. And it is of course based upon your original work. And after your abstract is
accepted, the conference organizers will ask you to submit your full paper. Writing is a full paper is like writing a research paper. So abstract के लिए आपको कहा जाता है it has to be a 75 or a 100 or a 200 or a 300 word document. वो आपको बताया जाता है. There can be two types of abstract. One is structured abstract, one is unstructured abstract. Structured abstract में आप छोटे छोटे सब headings देते हैं, जैसे यहाँ स्लाइड में आप राइट साइड में देख रहे हैं, वो headings आपको बता दिए जाते हैं. जबकि अगर आपको पिछली स्लाइड का डॉक्यूमेंट याद हो, वहां पे जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखाया है, दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. सिर्फ एक कॉमन पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में वही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में दी जाएगी. बस बीच बीच में से सब हेडिंग्स हटा के इसे पूरा एक पैराग्राफ में कर दिया गया है. सो दैट इज ऑल्सो यू शुड ट्राई एंड लर्न कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखा जा सकता है. ये ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. एब्स्ट्रैक्ट पूरी थीसिस, पूरे रिसर्च वर्क का एक छोटा सा एसेंस होता है. सो कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, कंक्लूजन तक आपके एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए. बट रिमेंबर द वर्ड लिमिट. और फिर अगर ओरल प्रेजेंटेशन होता है तो जिस तरह से मैंने स्लाइड्स बनाई है, आपको अच्छी सी स्लाइड्स बनानी होती हैं. उसमें भी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, कंक्लूजन्स बताने पड़ते हैं. अदरवाइज यू आर आस्क्ड टू प्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट, तो आप एक साइंटिफिक पोस्टर बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज एन आइडिया ऑफ अ साइंटिफिक पोस्टर, जहाँ पे आप अपनी स्टडी के बारे में सब कुछ एक पोस्टर के फॉर्म के अंदर बनाते हैं, which has to be high on aesthetics as well. तो बहुत सारी बातें मैंने आपको जल्दी जल्दी बताई, क्योंकि 6 महीने की बात मैं आपको 1 घंटे में बताने की, rather 40 minutes में बताने की कोशिश कर रही हूँ. But a broad overview of scientific writing that I have presented, and the most important thing that you have to master, IMRAD structure को समझना और लिखना सीखना. उस स्किल पर आपको काम करने की जरूरत है. जब हम लिखने पे आते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट 10 से 12 बार लिखना पड़ता है व्हेन वी आर बिगिनर्स. और जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तब भी, जैसे मैं काफी सालों से लिख रही हूँ, बट आई टेक 4 to 5 ड्राफ्ट्स इन फाइनलाइजिंग माय ओन राइटिंग. इमेजिन माय ओन राइटिंग. पहली बार में बिल्कुल बेकार, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं. So we start with the pre-writing phase and then we devise a first draft. उसको बहुत बार भी राइट करते हैं. पहली बार में क्या करना है, दूसरी बार में क्या करना है, तीसरी बार में क्या करना है, कैसे फ्लो बनाना है, कैसे रीडर को पढ़ते समय झटका नहीं लगे, वो कैसे करना है, प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, हेल्प कैसे लेनी है. The writing process by itself 2-3 घंटे की कहानी है, जो मैं आपको फिर कभी बताना जरूर चाहूंगी. लिखना होता है, किन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, किस तरह से फ्लो बनाना होता है. So as of now it is already 11:54. आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो मुझे आंसर करने हैं. So now I'll sign off, and one thing which I would reiterate once again is practice makes a man perfect. Scientific writing skills जो है वो आप तभी मास्टर कर पाएंगे when you practice, and when you practice for at least 10 minutes every day, then one day will come when you will never go wrong. So thank you for having me, and I wish you all the very best. Hope to see you as review writers and editorial writers in times to come. Over to you, Payal. Thank you so much, Monica ma'am, for the very informative presentation. Thank you so much from the bottom of my heart. Manisha ma'am, over to you. Just a second, just getting it. Thank you very much, Monica ma'am. It was a wonderful session.
You've explained it so nicely and in such a simple manner that though it's such a difficult topic, like writing, scientific writing is such a task, but you've made it appear so simple, and I am sure that our students would be motivated to write. And now it's for us to take it over, and I hope that we all would definitely be we'll have more papers from our college. And what you said that like if we have some of them into the editorial board, as that would be the best thing that we could have. I can see a few questions, and I would ask one of them. Ma'am, one thing is there that if can we have results and discussions together in a if when we are writing, when we are presenting the results, along with it, can the discussion follow, or should we have it in two different parts? With respect to results and discussion, if this question is pertaining to the research paper which you are getting published in a journal, you will have to go by the guidelines that have been given by the journal. There will be journals that will say write the two sections separately, and there will be journals that will say that write the two sections together. So there you do not have a choice at all. Go by what the guidelines are for the journal. I must mention that when we are embarking upon writing a research paper for any journal, we should thoroughly read the author guidelines or instructions to authors and follow that in preparing the manuscript. Otherwise, in the very first go, if you are not following it, your paper would go into the dustbin, trash box. Very So true. follow those, and if they say write it together, do write it together. Now, if we go for thesis and dissertation, so I take it thesis we are taking for the PhD degree and dissertation for a master's degree. In a thesis, it is always better to keep it together. Results and discussion. Why together? Because thesis is more voluminous, there is more of result, and if you end the result, say it will be a 40 to 50 page result section, and then you go to the discussion, what you are writing in a discussion, and when the person starts reading it, he or she will forget what was there in the result. Therefore, in a PhD thesis, we prefer that results and discussion are written together. Whereas in a master's document, that is a dissertation, it is good that we have two separate sections, one for result and one for discussion. Thank you, ma'am. Very clearly you explained, and you covered my second question also. Please That was don't call me ma'am. I feel awkward. You have been my senior. Call me Monica, please. And like my second question was the difference between a thesis and a dissertation, and you covered that also very well in this. Next question would, because I'm not seeing much questions from the students, and I presume that they will not be much from them. There are few faculties also who are there in the session. If anyone of them would like to ask directly, like Shashi, Richa, Shilpi, Meena ma'am, તમારે પણ કંઈક પૂછવું હોય, and ask her in Gujarati. Now that she has said that I'm her senior, I'll train her. Monica, how can you forget Gujarati? What happened is the only time I could really speak Gujarati well is when I worked in a UNICEF project which was in the tribal areas of Bharuch. So that was Yeah. data collection. Chandri ma'am was the chief supervisor for that project, and it was a UNICEF project. So that was 1 month when I really mastered Gujarati. उसके पहले भी कभी नहीं आई थी ढंग से, और उसके बाद भी फिर टच में नहीं था, इसलिए भूल गई. पर इतना याद है, सारू छे, मीठू आपो, what we used to say. That still I remember well. So, Monica, this says that you need to come to Gujarat again. Okay, Yes. and now Yeah, this, I would apart have from to. the online sessions, we'll be having you over here for a full day workshop, or we'll call you here, and we'll have a full day I have been session. to Baroda for as a PhD external examiner a couple of times in the past 2 to 3 years, but to Surat I have never been, or to your college. Surat But is definitely Surat I is would like calling to. you now. Anyone else, girls? Any questions from you? And if not, then we can check over. Manisha ma'am, I Yes, want to ask one question. yeah.
I think every student should have this question. Please, ma'am, tell us about blog writing. It is About? inform blog writing. Blog writing. Okay. Blog writing, yes. So the times are now moving ahead, and from blog to vlog terms the students will have to understand. Blog is written, and that is written in the on the internet on various websites, whereas vlog, VLOG, is a video writing pattern. That means you create your own video with subtitles, you speak, and those subtitles also run. So both the arts, both the skills the students can master, and I guess the students can master making vlogs more because they are good at video making. Each of the student can have their YouTube channel or their Insta account, and they can write vlogs, which is very easy. So I would suggest, rather than concentrating on blog writing for students at this point of time, blog writing is more easy, and they are actually innately very good at it. Youngsters are very good at video making. So think about that. Talk about some good recipe that you are making. Shoot that. Add some fun into it. Add their nutritive value, the ingredients, and some extra important points, and that will be your blog. Working in the college, working in the labs, some short experiments. That is what, or some short information about some foods that can be eaten during these times. First, learn to create your blogs. And blog people, these days are not much interested in reading. पढ़ना नहीं चाहते आजकल लोग, इसलिए ब्लॉग बेटर होता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. बट ब्लॉग में खास बात ये है कि ब्लॉग के लिए आपको रीडर्स मिलना बहुत जरूरी होता है, एंड वो तब होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉपुलर राइटिंग स्किल्स चाहिए जिनमें आप इनेटली ब्लेस्ड हो, या फिर आप उन्हें लर्न करें, ट्रेन हो, क्रिएटिव राइटिंग की ट्रेनिंग लें. हाउ टू मेक थिंग्स साउंड इंटरेस्टिंग एंड यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स. तो बहुत ज्यादा अच्छी ओरिजिनली क्लिक्ड पिक्चर्स. फूड फोटोग्राफी इज वन मोर एरिया इन विच यू शुड ट्रेन योर स्टूडेंट्स. उसके साथ में अच्छी राइटिंग स्किल्स, तो वो फूड ब्लॉगर्स बनते हैं, एंड फूड ब्लॉगर्स फिर बहुत पैसा अर्न करते हैं. बट फूड ब्लॉगर्स कौन बन रहे हैं? वो बन रहे हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स, फोटोग्राफी स्किल्स बेटर हैं. इट्स नॉट न्यूट्रिशनिस्ट whom we see as food bloggers. तो ब्लॉग के लिए अपना एक इंस्टा अकाउंट होना चाहिए, अपना एक छोटा वेबसाइट होना चाहिए, किसी ब्लॉग पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और उसके साथ आपको फिर धीरे धीरे हर दिन आपको एक ब्लॉग लिखना चाहिए, तब आपको रीडर्स मिलते हैं. लेकिन वहाँ पे पॉपुलर राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आम जनता उसे पढ़ती है. इट्स नॉट फॉर योर पीयर्स और पीपल हु आर हाईली क्वालिफाइड. Right. And even I feel that writing in newspapers or magazines or dailies, there are so many of our students who are now writing for newspapers as articles. So when it comes to writing for a general public and scientific writing, both should have a difference. You have to add a lot of spice when you're writing for a layman. And when it comes to scientific writing, it has to be in that type of terminology which should attract only the scientists. So, yeah, I think, Monica, we're okay with the questions, and if there's anything else, then we'll definitely come. Shashi, would you like to ask something? Monisha ma'am, may I ask one Yeah, question? please, Shashi. Monica ma'am, as you talked about research article and review article, as research article is based on the primary data and review article is based on the secondary data. So what are the basic guidelines that we should keep in mind when we are writing the review article? First, you have to understand the difference, Shashmi, between the two types of review articles. One is narrative and another one is systematic. So within a journal, you have to try and see what are the narrative types and what are the systematic types. The narrative review is more like an essay. Like if you are writing maybe a review on probiotics. So first you have to read many articles. You have to select the right ones that you will include in your review, and on the basis of that, you will have to
devise some subheadings. Like the first one would always be introduction, but in a review, the second subheading could be the definitions of probiotics, the importance of probiotics, the probiotic foods, the commercial probiotic foods, the homemade probiotic foods. So such subheadings should have to be devised. And within the subheading, you have to extract information from the already published articles and arrange that systematically so that it makes for a very coherent read. That is the narrative review. But these days, narrative reviews are considered to be out of fashion. People now go for systematic reviews. Now, systematic reviews are kind of a PhD itself. It is whole lot of a research work where through predefined points, you select the research papers. You'll read a lot of systematic reviews in the COVID-19 era now. So what you have to select the articles from everywhere they have been published through using a database, an electronic database. Through selected exclusion criteria and inclusion criteria, you have to leave out those which are not robust and include those that fulfill your purpose. Then you have to conduct a systematic statistical meta-analysis on those articles. Again, it is based upon statistics. You need the help of a statistician there. And then using those 1670s very robust studies, you have to draw out a conclusion. So that is writing a systematic review. There you will definitely need the help of a statistician. Monica ma'am. Yeah. Dr. Shashi Selli is a assistant professor in human development department in our college. Hello, Shashi. But I can't hear you, Shashi. You are not audible, Shashi. To me, you are not audible. Unmute yourself. Yeah. One more question I need to ask, ma'am, that in meta research, is it always necessary that we should develop some model out of it? Please repeat, Shashi, this audibility. Okay, let me check. Is it audible Can now? somebody repeat it for me? Is it audible now, ma'am? Yeah, better. Yes, I need to ask one more question, that in meta research, is it always necessary that we should develop some model out of it? In which research? Meta research? Meta research. Yeah. Then, Is it always necessary to develop a model out could you of the please research? write the question, Shashi? Could you please post it in the chat box? Am I not audible? No, that Shashi, is you are not not clear. audible. I think network problem is there. I'm writing in the chat box. Till then, Monica, there's one more question. How to convert articles into presentation? Alia, a student of ours, she's asking this question. Now, articles depends upon where you are presenting and how you are presenting, and presenters always give you a guideline that has to be a 7-minute presentation or a 15-minute presentation. Just think that each of your slide would take at least 30 seconds. So if it is a 7 minutes presentation, around 12 to 14 slides will be sufficient. And suppose it is a conference presentation where you are presenting your research. So in that case, the first slide would be the title slide. Go to the next slide, which will be about your introduction. The second slide, the next slide, which will be the third slide, would be about the rationale of the study. Then the fourth one will be the objectives of the study. Then in the next 4 to 5 slides, you explain the methods and the tools that you used, including the statistical tools that you used to derive your conclusions. Then show in the next 5 to 6 slides the most prominent results. Not all results have to be put. The most prominent results, and results are better depicted in graphs and figures when you are presenting. The tables are always confusing. So try converting your tables into graphs and figures when you are presenting, and finally the conclusion and the take home message. This is how you are going to convert. Use
lot of colors, aesthetics, and the font size. Keep an eye that while presenting in a PowerPoint slide, your font size is between 20 and 24. Beyond that is too low and it will be readable. इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए और ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा written matter से अपनी slides को clutter ना करें. Another quality of a presenter is that they do not read out from their slides. चीजों को practice करके जाएं, rehearse करके जाएं, and word to word reading ना. Ma'am, I have posted Yeah, my Shashi, in the meta research to develop a model. No, it may not be necessary in all kinds of research, but to draw a conclusion, it is very important. Meta research हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम scientifically बहुत सारी research से single conclusion पे पहुंच सकें. So your statistics should help in drawing out that. Many a time working model बन पाता है, many a time आप सिर्फ conclusion पे limit करें. Thank you, ma'am. Anyone else wants to ask some questions? Students, you also can unmute. I think it was good, interactive, and a lot of our queries have been resolved. Yes. And if there's anything else, then we'll definitely get back to you. And looking forward to have you in Surat only. Sure. Thank you. Meena ma'am, over to you. Thank you, Payal and Manisha ma'am. Good afternoon, one and all present here. Respected Principal, Dr. Rajesh Patel sir, today's webinar speaker, Dr. Manika Jain, all our faculty members and all the students present here. On behalf of Food Science and Nutrition Department of Shet PT Mahila College of Arts and Home Science, Vanita Vishram, I, Meena Raja, extend my gratitude to our today's webinar speaker, Dr. Monika Jain ma'am. So everyone is required to develop their skills in scientific writing if they wants to become a good scientific writer. With these words, I would like to thank our distinguished speaker, Dr. Monika Jain, once again for making excellent presentation and making this webinar interesting and meaningful. On behalf of our FSN department, we thank you for your very informative subject matter regarding how to write scientifically. Thank you so much, ma'am. I would like to propose hearty vote of thanks to our principal, Dr. Rajesh Patel sir, for gracing today's webinar and delivering the welcome address. I must thank to my department faculties, Dr. Shilpi Agrawal and Dr. Manisha Vyas and Ms. Bhumi Desai for their cooperation. Lastly, I would like to express my thanks to all our students and all the participants in this webinar. Thank you all for joining this webinar. Thank you so much, Monica ma'am. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye-bye.